तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। ईसीजी से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जब किसी की हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की समस्या होती है, तो हम ईसीजी से चेक करते हैं क्या हमारा हार्ट बीट सही से हो रहा है या नहीं। इसी को हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करते हैं, हार्ट बीट को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करके हम मशीन पे देखते हैं कि क्या ये हार्ट बीट सही बता रही या नहीं। तो आज मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को चेक करने के लिए मैंने एक नॉर्मल ईसीजी की बात करी है। इसमें नॉर्मल कि अगर आदमी नॉर्मल होगा तो उसका ईसीजी कितना होगा, कैसा। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है, नॉर्मल हार्ट बीट चल रही है, तो उसकी ईसीजी की ग्राफ कैसी बनेगी। तो आप दोस्तों देख सकते हो, ये नॉर्मल ईसीजी ग्राफ हमने दिया है। ये टोटल का टोटल जितना भी ईसीजी ग्राफ आप देख रहे हो, ये सारी घटनाएं 8 सेकेंड यानी 0.8 सेकेंड के अंदर हो जाती है। ये सारी चीज़ें कितनी देर में हो जाती है, 0.8 सेकेंड्स के अंदर में। नॉर्मल हार्ट बीट का ये मैंने ग्राफ लिखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने छोटा सा लिखा है। आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप हार्ट बीट को देख सकते हैं। जनरली आप जब डॉक्टर के पास जाते होंगे या फिल्म वगैरह में भी देखते होंगे, ऐसा ईसीजी का आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है हमारे ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला पी ग्राफ को शो करता है। तो ये कब शो करता है, जब हमारा एट्रियल डीपोलराइजिंग होता है, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले वेना कावा से ब्लड कहाँ जाता है, एट्रियल में। आपको पता है हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो ये जो 4 चैम्बर हैं, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ये 4 चैम्बर होते हैं। तो पहले चैम्बर में इसमें एट्रियम में जब ब्लड जाती है तो एट्रियल डीपोलराइजिंग उसे कहते हैं। तब हमारा ये वाला ग्राफ बनता है। ये सामान्य ग्राफ है। अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है तो इसका मतलब है कि हार्ट बीट व्यक्ति का नॉर्मल है। जबकि अब ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पी वेव बन रही है, इस पी वेव को बनने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड का। तो यहाँ से यहाँ तक बनने में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। अब इसके आगे हम देखते हैं Q, R और S, ये तीनों वेव एक साथ बनती हैं। ठीक है, इस तीनों वेव को QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डीपोलराइजिंग या फिर QRX कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये कब होती है, हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइज करता है, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो बहुत ही ज़ोर से वहाँ पे पंपिंग होती है। तो बहुत ज़ोर से पंपिंग होने पर ये ग्राफ देखो आप बहुत ही आगे चला गया है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से पंपिंग ब्लड हुई है और ये सामान्य है। अगर इससे छोटा या फिर बड़ा ग्राफ बनता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम है, हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे देखो, तो PQRS इसी किसको शो करता है, तो वेंट्रिकल डीपोलराइजिंग को। डीपोलराइजिंग का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रीपोलराइजिंग का अर्थ होता है रिलैक्स। इसके बाद ये जो होती है, ये 0.3 सेकेंड्स तक होती है। ये कितने समय के लिए होती है, ये 0.3 सेकेंड्स के लिए होती है। QRS कॉम्प्लेक्शन 0.3 सेकेंड के लिए और 1 सेकेंड के लिए, ये तीन दोनों मिला के 4 सेकेंड तो पास हो गए। अब हमारा हार्ट जो है रिलैक्स की स्थिति में आ जाती है। तो रिलैक्स होने पर ये वेंट्रिकल रीपोलराइजिंग कहते हैं। अब इससे ब्लड निकल चुका है, ब्लड खाली हो चुका है, तो वेंट्रिकल्स पूरा खाली हो चुका है। वेंट्रिकल खाली होने के बाद क्या हुआ, ये रीपोलराइजिंग होता है। तो रीपोलराइजिंग का अर्थ हुआ रिलैक्स्ड और डीपोलराइजिंग का अर्थ हुआ कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स ये 2 चीज़ें होती है। इसके बाद ये 0.3 सेकेंड लेती है और ये 0.1 सेकेंड। इसके बाद यहाँ तक ये जो रिलैक्स में जब जाती है तो ये टी वेव बनाती है। कौन सी वेव, टी वेव। आप ध्यान देखो कि पी वेव और टी वेव में अंतर है। एक कार्डियोलॉजिस्ट की नज़र से आप देखोगे तो ये छोटा है, ये बड़ा है। आप गलती मत करना फिगर बनाने में। इसके बाद ये चलता है 0.3 सेकेंड्स के लिए। ये कितने सेकेंड्स के लिए, ये चलता है। रिलैक्स जो होता है ये रिलैक्सेशन को दिखाता है, ये टी वेव रिलैक्सेशन को दिखाता है। फिर उसके बाद 0.3 सेकेंड्स तक रिलैक्स रहता है हमारा हार्ट, जिसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जिसे क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। तो टोटल देखो 1 सेकेंड,
3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 3 सेकेंड, 7 सेकेंड। फिर 8वें सेकेंड में एक नया पी वेव यानी नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मैंने जो स्टार्ट किया है देखो, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक नया साइकिल स्टार्ट होता है। तो आई होप गाइस कि आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप जब कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे और इस तरह के वेव रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो देखकर आप पता लगा सकेंगे कि क्या ये सामान्य स्थिति है या नहीं है। सामान्य स्थिति में पेशेंट है या फिर उसका हार्ट में प्रॉब्लम, उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये P किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एट्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ये QRS किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वेंट्रिकल्स को करता है। और ये T किसको करता है, तो ये भी वेंट्रिकल्स को करता है। लेकिन ये जो T है ये रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो है डीपोलराइजिंग यानी कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इसको टोटल समय लेने में कितना समय लगता है, तो टोटल 0.8 सेकेंड के अंदर ये सारा काम हो जाता है, जिसमें से 0.1 सेकेंड ये P वाला ग्राफ लेता है और 0.3 सेकेंड सब एक सेकेंड लेता है, Q1, R1 और S1, तो 0.3 टोटल हो गया 7 सेकेंड। 1 और 3 टोटल हो गए 1 और 3 4 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड के लिए ये रेस्ट में रहता है। तो 3 सेकेंड ये रेस्ट को कहता है जॉइंट डायस्टोल। आई होप गाइज ये नॉर्मल ECG आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हार्ट बीट में प्रॉब्लम है तो ये जो हमने फिगर बनाया है ये फिगर नहीं होगा, जबकि इससे कुछ अलग या दूसरा फिगर रिप्रेजेंट उस मशीन पे होता रहेगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।